क्या मैसेज है जो लंबे दौर की तैयारी के बाद सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं? सर जब 2019 में मेरा मेंस नहीं हुआ था और 2020 में मैं प्रोविजनल लिस्ट में आई थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा निराशा कि हमारे नए स्टूडेंट्स या जो हमारे अभी करंट में स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि सिलेबस चेंज को वो मैनेज। विद्यालय जो है वहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूल में जाके नहीं होती घर में है, होती है, टीचर ही घर पे आता है, फिर वहीं कुटवाता भी है सर। और आपकी कॉपी भी वहीं चेक होती है, फीडबैक भी वहीं मिलता है लाइव में, और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो मास्टर साहब जो है वो खाना वाना खा लेना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर जो है वो एक ऐसे संस्थान के रूप में उभर रहा है जहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और पीएससी और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन जो अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी ये बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो। कि मध्य प्रदेश में एक तरीके की रूढ़िवादी परंपरा कायम हो गई थी, ऐसी मान्यता अघोषित मान्यता एक इस तरीके की स्थापित हो गई थी कि एक विशेष शहर में जाकर के और कुछ विशेष तरीके की जो संस्थान हैं उन्हीं के, है ना, स्वघोषित जो लोग थे, तो वहाँ आप जुड़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोगों का जो रिजल्ट है, इंदौर जाके तैयारी की थी और मैंने इसके लिए अच्छी खासी फीस भी दी थी लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी ज़्यादा फीस तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर जिस हिसाब से फीस ली जाती है उस हिसाब से तैयारी नहीं कराई जाती और मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि फीस पे। तो सर जो ये मिथक है कि हम एक विशेष शहर में ही जाएं और वहाँ से तैयारी करें, तो मुझे लगता है ये उतना सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता है, अगर हमें कोई बताने वाला है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम कहीं भी रह एजुकेशन की ओर जाए। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जी सर। ये बात आप तब कह पा रही हैं जब आपने इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए जी सर। है ना, फीस दे करके, और हजारों रुपए जो है आपने मेंस की टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, है ना, आपने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मिटाने के बाद और एक लंबा समय मिटाने के बाद आपको ये अनुभव हुआ। जो बच्चे नए हैं उनको बताइए कि वो किस तरीके से, और जिनके पास तो आंसर राइटिंग का भी एक पैरेलल एक मार्केट बनना शुरू हुआ है, और जिसमें अभी आसमा से भी चर्चा हुई थी कि उन्होंने बहुत फीस उसमें गंवाई और वो ऐसा कोई आउटपुट मिला नहीं। अंत में उनको आउटपुट तब मिला जब उनके फ्रेंड ही उनके कॉपी चेक करने के लिए आए। तो आप इस बाजार बात के खिलाफ कुछ अपना कमेंट दीजिए ताकि नए बच्चे जागरूक हो पाए। सर आप लोगों का प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि इतनी किफ़ायती शिक्षा वो भी एमपीपीएससी की तैयारी के लिए नहीं उपलब्ध है मार्केट में, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से तैयारी की है और मैंने बहुत सारे संसाधन अपने वेस्ट किए हैं। तो मैंने तो आपको बोला था कि 1.5 लाख में तो हम कम से कम कितने 100 लोगों को आपकी जगह करवा देते। तो मैं मॉक इंटरव्यू में जुड़ी थी सर आपसे 2020 में, तब मुझे जानकारी हुई आपके संस्थान के बारे में, मुझे अच्छा लगा और मैंने कंटिन्यू किया इस इंटरव्यू के लिए भी, और सर से मुझे बहुत हेल्प मिली इंटरव्यू के लिए। सर हॉबी के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, तो उसमें मुझे हेल्प मिली। सर ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। मैं यही कहूँगी लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि किफ़ायती शिक्षा की ओर जाएँ। ये नहीं कि आप ज़्यादा चमक-धमक देख के किसी भी संस्थान की ओर आकर्षित हों। आपको जहाँ अच्छी एजुकेशन मिले, किफ़ायती मिले, आप अपने संसाधन को बचाइए और अच्छी तैयारी करिए। तो सर आपका प्रयास बहुत अच्छा है। मैंने अभी देखा आपसे, मैंने जानकारी ली, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं भोपाल में हैं, जो यहाँ आ सकते हैं, उन्हें आना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। तो आसमा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे मुझे तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और जो स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें भी निश्चित रूप से लाभ होगा, और जो तैयारी कर रहे हैं वो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि अब 2 दिन बाद ही आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा लाइव सेशन का लगातार चल रहा था, तो आज मुझे बताते हुए बड़े खुशी हो रही है कि हमारे साथ आसमा पटेल जी हैं और उनकी जो रैंक लगी है वो ऑल ओवर रैंक 7 है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे वो चयनित हुई हैं। अभी जो रिज़ल्ट आया है जून 2024 में नया रिज़ल्ट आया है पीएससी का। तो वैसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम एक इंट्रो आसमा जी से कहेंगे कि वो खुद अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हर टॉपर की जर्नी एक दूसरे से अलग-अलग होती है। तो उसी प्रकार से आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रों से सभी के तैयारी करने के तरीके अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आसमा जी को बहुत बधाइयाँ दूँगा कि आपने अपने घर, परिवार और हम सभी का, हम गुरुजनों की भूमिका में, तो हमें भी बड़ी खुशी है, हम सबको, शरद सर और मेरे सर। तो हालाँकि शरद पांडे सर के बारे में तो खैर आप जानती होंगे, लगातार हमारे साथ लगभग हर सेशन में वो रहे हैं, जितने भी टॉपर्स के अभी सेशन हम लोगों ने लिए हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आसमा जी से बोलेंगे, सबसे पहले अपने बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। सर सबसे पहले आपका और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए। सर मेरा नाम आशिमा पटेल है, मैं सीधी जिले की निवासी हूँ
और मैंने 2018 से एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की थी। सर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मुझे अभी 7वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। ठीक है, हालांकि अभी क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत लंबा है, हम लोगों का करीब हमारा सेशन आधे घंटे के करीब का है, तो एक क्वेश्चन पहले मैं कर लेता हूं जो आज की डेट में सबसे हॉट विषय बना हुआ है। अब विषय ये बना हुआ है कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है 23 से 24 वाला, और आसमा जी ने जब तैयारी शुरू करी थी 1 साल बाद ही उनके जीवन में वो घटनाक्रम आ गया था जब उन्होंने 19 से 20 में स्विचिंग लिया था। जी सर। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी सेम है, क्योंकि उनके भी जो रिलेटिव्स हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन उसमें रहता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अप्रोप्रिएट है कि जब सिलेबस बदलता है तो उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बताएं, क्योंकि सिलेबस पूरा तो बदलता नहीं है, एक कुछ पार्ट बदलता है या कुछ ऐड होता है या कुछ हटता है। तो मैं आसमा जी से ही जानना चाहूँगा कि हमारे नए स्टूडेंट्स या जो हमारे अभी करंट में स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि सिलेबस चेंज को वो मैनेज कर सकें। सर जब मैंने तैयारी शुरू की थी 19 का मैंने सिलेबस कवर किया था, मैंने नोट्स बनाए और जब 2020 में सिलेबस चेंज हुआ तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई, लेकिन मैंने सिलेबस को देखा, उसे पूरी तरह से एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि सिलेबस पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। 50% सिलेबस चेंज हुआ था, 50% पुराना था लगभग। फिर सर मेरे ग्रुप में जो मेरे फ्रेंड लोग थे, हमने सिलेबस को एक साथ देखा और हमने नोट्स बनाने का निश्चय किया। हमने एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लिया कि मैं हिस्ट्री का जो एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हुआ है उसे कवर कर लेती हूँ, आप दूसरा कर लो। ऐसे करके सर हमने पूरा नया नोट्स बनाया नया सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ पढ़ाई की। हम ग्रुप डिस्कशन करते थे और साथ में सिलेबस कवर किया सर और मेंस अच्छे से किया। देखिए, इसका जो कंक्लूजन मुझे समझ में आया है कि देखिए, चूंकि अगर सिलेबस बदला है तो कहीं ना कहीं सोर्स की कमी रहती है। हालांकि अभी डिजिटल युग में आप सोर्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो पा रहे हैं, जैसे अभी आसमा जी से हमारी ही चर्चा हो रही थी कि हमने पूरे कंटेंट में काम करके हम वैसे भी निःशुल्क जारी कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कंटेंट एकदम से उनको मिल पाए। तो आप क्या करें कि अगर सोर्स कहीं से मिल रहा है तो आप बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें टाइम बड़ा खर्च होगा। जी और अगर नहीं मिलते हैं तो उन्होंने बताया कि 3-4 फ्रेंड्स का आप ग्रुप बनाइए, एक एक टॉपिक बांट लीजिए। जैसे अभी उद्यमता जुड़ा है, एक सोशोलॉजी का जुड़ा है, कुछ इकोनॉमी का पार्ट जुड़ा है, एमपी पॉलिटी का पार्ट जुड़ा है। तो आप 4 दोस्त हैं तो 4 पार्ट आपस में बांट के उसको, हिंदी गणित अकेडमी की किताबें और पब्लिकेशन की किताबें अवेलेबल हैं तो आप बांट के कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हम लोग इन नए टॉपिक्स की जो हैं उनको हमने आसमा जी को भी बताया कि हम लोग उस कंपाइल करके फ्री जारी करने वाले, निःशुल्क जारी करने वाले हमारे टेलीग्राम पे, जैसे आप लोग बरसों से देखते चले आ रहे हैं। चलिए। सर मैं इस पिछले क्वेश्चन में बोलना चाहती हूँ हाँ। कि अगर हमारा ग्रुप नहीं है और हमारे पास समय नहीं है तो हम भटके नहीं जाता, क्योंकि हमें मटेरियल आसानी से मिल जाता है। जैसे आप सर अभी मुझे दिखा रहे थे, मैंने देखा मटेरियल काफ़ी अच्छा है। तो अगर हमें एक जगह मटेरियल मिल जा रहा है, हम मटेरियल उठाएं और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अगर हम भटकेंगे हमारा टाइम वेस्ट आपके पास टाइम तो उस टाइम जी सर। लॉकडाउन का, जी सर टाइम था और हमारे अब पास, नहीं है। अब नहीं है सर। तो मुझे यही लगता है कि अगर हमें मटेरियल मिल रहा है तो हम उसे उठाएं और पढ़ाई शुरू कर दें भटकने की बजाय, क्योंकि हम खुद से नोट्स बनाते हैं, इसमें समय जाता है सर। तो हमें अगर कहीं से मिल रहा है तो हम उसे उठाएं, पढ़ाई शुरू कर दें। हाँ, तो जैसा असमा जी ने VSRM बैच जो चल रहा है उसके हम कंपाइल करके, अभी कंपाइल का मतलब है जैसे उसमें 43 लेक्चर सोशोलॉजी की, तो हम उन पूरी पीडीएफ्स को कंपाइल करके एक पीडीएफ के फॉर्म में भी हम जारी कर देंगे, तो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि शरद पांडे सर कुछ जो मिथक वाले क्वेश्चन हैं उस पर करें, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पे एक डाउट बना हुआ है, और क्योंकि इस बार जो रिजल्ट्स का स्विचिंग हुई है एरिया वाइज वो बहुत बड़े स्तर पे और चौंकाने वाली हुई है, तो उसमें मैं सर से बोलूंगा कि आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं। बाकी फिर लास्ट राउंड में मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके पास वापस आऊंगा सर। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार। और टॉपर से संवाद की हमारी जो श्रृंखला है उसमें आज हमारे साथ में 7वीं रैंक डिप्टी कलेक्टर आसिमा हैं हमारे साथ में। आसिमा सीधी की रहने वाली हैं और सीधी में चुरहट का जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पर इनका विद्यालय था जहाँ से इनकी स्कूलिंग हुई। ये सरस्वती शिशु मंदिर की विद्यार्थी रही हैं। ये नाम लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर जो है वो एक ऐसे संस्थान के रूप में उभर रहा है जहाँ से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और पीएससी और यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन जो अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आसमा से है वो इनके विद्यालय को लेकर के है। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं क्योंकि वो बड़ा अनछुआ पहलू है। जो लोग आपको जानते हैं, आपकी सफलता को जानते हैं, वो अभी भी नहीं जानते। आपके साथ में एक बहुत बड़ी पहचान आती है कि आप सीधी जिले की हैं, लेकिन सीधी जिला एक बहुत मैक्रो आइडेंटिफिकेशन है। थोड़ा सा उसको माइक्रो करके बताया जाए, है ना। बिल्कुल एक एक गांव का नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए और वहाँ की कुछ चीज़ें अगर हैं तो उसके बारे में बताइए प्लीज़।
सर मैं चुरहट तहसील के साड़ा गांव से आती हूँ और मेरी स्कूलिंग पूरी KG 1 से सर 12 तक सरस्वती स्कूल से हुई है। और सर मेरी सफलता में सरस्वती स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सर हमारे स्कूल में, सरस्वती स्कूल में, हमें अनुशासन सिखाया जाता है। और सर अनुशासन तो सभी जगह सिखाया जाता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वहाँ पे। और सर दूसरा सबसे बड़ा पहलू मैंने जो नोटिस किया है, हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है सरस्वती स्कूल में। वहाँ पे सर लोग घर आते हैं, तो घर में कॉपी चेक करते हैं और अगर राइटिंग सही नहीं है तो वो पापा लोगों से कंप्लेन करते हैं। और मतलब सरस्वती विद्यालय जो जी है सर। वहां पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूल में जाके नहीं होती घर में है, होती है सर। टीचर ही घर पे आता है, फिर वहीं कुटवाता भी है जी सर। और आपकी कॉपी भी वहीं चेक होती है, फीडबैक भी वहीं मिलता है लाइव में, और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो मास्टर साहब जो है वो खाना वाना खा के फिर जाते हैं। तो सर ये हैंड राइटिंग वाला जो रहा है तो स्कूल की ही देन है। एक्चुअली पीएससी का जो मेंस का एग्जाम है उसमें कंटेंट जो आप लिखते हैं उसका क्वालिटेटिव होना तो खैर महत्वपूर्ण है ही। आसिमा का जो जवाब था वो एक्चुअली वो इस बात पर ज़्यादा जोर देना चाह रही हैं कि आपकी राइटिंग बहुत जी। बेहतर होना चाहिए, है ना। पहला अपीयरेंस उसी का होता है और पहला इंप्रेशन भी उसी का है। तो आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी है, आपकी कॉपी अगर बहुत बेहतर दिखाई देती है, साफ सुथरी व्यवस्थित, जी सर। तो फिर टीचर जो है जहमत उठाता है कि आपके कंटेंट को वो पढ़े। ठीक है आसिमा, इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं उस पे कि पीएससी को लेकर के अभी बहुत सारे मिथक चल रहे हैं मार्केट में। जैसा विक्रम सर बता रहे थे, उसमें सबसे पहला जो मिथक है वो शहर को लेकर के है। जी सर। और ये हम लोग लगातार हर एक टॉपर से सवाल करते जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरीके की रूढ़िवादी परंपरा कायम हो गई थी, ऐसी मान्यता जी सर। अघोषित मान्यता एक इस तरीके की स्थापित हो गई थी कि एक विशेष शहर में जाकर के और कुछ विशेष तरीके की जो संस्थान हैं उन्हीं के, है ना, स्वघोषित जो लोग थे, जी। तो वहाँ आप जुड़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप लोगों का जो रिजल्ट है, एक तो आप देखेंगे कि जो इस बार का रिजल्ट है जो अभी आया जून में, जी सर। उसमें टॉप 10 में जो गर्ल्स हैं, जी सर। है ना, 7 गर्ल्स जो हैं, तो एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसके लिए उनको साधुवाद। और दूसरा जो है वो ये कि इस मिथक को उन्होंने तोड़ा कि वो उस शहर से संबंधित नहीं है जहाँ पर बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे। इन सभी ने अपनी अपनी स्थानीयता को चुना और जो कुछ इनके पास संसाधन मौजूद थे या जो मुहैया हो सकते थे, उससे इन्होंने अपने हथियार बनाए और उसी से उन्होंने अपना पूरा युद्ध लड़ा, और न केवल लड़ा बल्कि सबसे सर्वोच्च जो सफलता थी उसको हासिल किया। तो इस मिथक के बारे में कुछ बताइए। सर जब मुझे शुरू में जानकारी नहीं थी तो मैं भी इस मिथक का शिकार हुई थी। तो और मैंने इंदौर जाके तैयारी की थी और मैंने इसके लिए अच्छी खासी फीस भी दी थी। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी ज़्यादा फीस तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर जिस हिसाब से फीस ली जाती है उस हिसाब से तैयारी नहीं कराई जाती। और मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि फीस पे। तो सर जो ये मिथक है कि हम एक विशेष शहर में ही जाएँ और वहाँ से तैयारी करें, तो मुझे लगता है ये उतना सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता है, अगर हमें कोई बताने वाला है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो हम कहीं भी रह के अपने गृह ग्राम या ज़िले में कहीं भी रह कर के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सर अभी ऑनलाइन एजुकेशन का भी दौर है, तो हमें मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है। सर आप लोगों की भी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है ऑनलाइन है, हम कहीं से भी रह के आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मुझे यही लगता है, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सर स्टूडेंट्स को कि बाज़ारवाद से बचें, किफ़ायती शिक्षा पे जाएँ और क्वालिटी एजुकेशन पे विशेष ध्यान दें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो हम जी सर संसाधन नहीं होते हैं, हम चमक-धमक से बचें और हम क्वालिटी एजुकेशन की ओर जाएँ। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जी सर। ये बात आप तब कह पा रही हैं जब आपने इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए, जी सर। है ना, फीस दे करके, और हज़ारों रुपए जो है आपने मेंस की टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, है ना, आपने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मिटाने के बाद और एक लंबा समय मिटाने के बाद आपको ये अनुभव हुआ। जी सर। जो बच्चे नए हैं जी उनको बताइए कि वो किस तरीके से, और जिनके पास में कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं है, ना परिवार में है, ना रिलेटिव्स में है, जी सर। ना कभी स्कूल के दिनों का कोई सीनियर रहा, ना कभी कोई ऐसा। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके के जीवन से निकल रहा है, तो उसके लिए क्या सुझाव है? वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे और कैसे आगे बढ़े? सर जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी, तब इंटरनेट और सोशल मीडिया उतना नहीं प्रचलित था, लेकिन इतना व्यापक स्तर पे नहीं प्रचलित था। अभी तो स्कूल के बच्चे भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं।
तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तैयारी करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़े हैं। तो उन्हें कहीं न कहीं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी न किसी संस्थान या किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े होंगे जो सिलेक्टेड हैं या मार्गदर्शन देते हैं। तो उनके टच में रहें, या जो भी कोचिंग संस्थान है जो किफ़ायती शिक्षा देते हैं, उनसे जुड़े, वहाँ पे जो टॉपर्स बोलते हैं, सर लोग बोलते हैं, उन्हें सुनें और उनसे मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ें। पहले सर इतनी जानकारी नहीं होती थी, अगर फैमिली में भी कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, हम तैयारी करना चाहते हैं। सर मेरे साथ यही हुआ था। मेरे फैमिली में अधिकतर लोग टीचर हैं, हमें जानकारी नहीं थी कि हमें तैयारी कहाँ से करनी थी। तो मैंने इंदौर सुन रखा था, मैं इंदौर गई, मैंने वहाँ से तैयारी की। लेकिन अभी मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से हमें मार्गदर्शन मिल सकता है सर, तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जी। अच्छा, असमा इसमें एक अगला सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे, खासकर जो अभी 2 दिन के बाद 23 जून का जी। प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों का भी सवाल ये भी है, इवन जो पुराने बच्चे हैं उनका भी सवाल है जी। कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो नए बच्चे मार्केट में आ रहे हैं या जो हम लोग से जुड़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि सर हम पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें, पहले प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लें तब तो मेंस पढ़ना शुरू करें, जी सर। है ना? और हमारा मानना ये है कि ये एक गलत तरीका है जी सर। ना? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो ये 3 टियर सिस्टम है, जी सर। उसमें ये सीरीज़ ज़रूर पीएससी ने इस तरीके से रखी है कि पहले प्रीलिम्स हो, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। जी। लेकिन इसकी तैयारी का जो सिलसिला है वो इससे अलग है। जी सर। तो आप बताएँ कि क्या होना चाहिए? क्या एक उचित तरीका क्या होगा? क्या एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर सही तरीका तो ये है मेरे हिसाब से कि हमें मेंस से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेंस अच्छे से कवर कर लेते हैं, खासकर जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, उन्हें अगर हम डीपली पढ़ लेते हैं तो हमें प्रीलिम्स में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत प्रीलिम्स से करते हैं तो हम फैक्ट पढ़ते हैं, हम ज़्यादा डीप में चीज़ों को नहीं पढ़ते। हमारा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है लेकिन हम मेंस में रुक जाते हैं। तो सर सबसे अच्छी रणनीति यही होगी कि हम मेंस से शुरुआत करें, मेंस पे ध्यान दें। जब हमारा प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो हम विशेष रूप से प्रीलिम्स पे ध्यान, लेकिन शुरुआत मतलब जो बच्चे अभी तैयारी के लिए आ रहे हैं वो 23 जून को ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ना लें, पहले वो अपना जी मेंस सर, करें जी। ताकि वो जब भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, है ना? जी। क्योंकि अगर वो 23 जून का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर भी लेते हैं तो जी मेंस सर, प्रिपेयर मैं नहीं कर पाएंगे। जी सर, उसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, और इंटरव्यू को लेकर के? सर इंटरव्यू मुझे लगता है तीनों को साथ में लेके चलना चाहिए, मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। जब हम मेंस क्वालीफाई कर लेते हैं तब हमें लास्ट में अनुभव होता है कि हमें अभी अपने आप को प्रेज़ेंट करना है बोर्ड के सामने। हम उसके लिए तैयार नहीं होते सर, प्रीलिम्स, मेंस करते रहते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा लोड आता है, ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। तो मुझे लगता है हमें साथ में थोड़ा-थोड़ा अपने व्यक्तित्व विकास पे भी ध्यान देते रहना चाहिए। हमें अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है, हमारी हॉबी जो है हम उस पे थोड़ा बहुत काम करते रहें, नहीं है हम उस पे थोड़ा बनाएँ, जो भी है। तो सर मुझे लगता है तीनों को हमें लेके चलना चाहिए, तो एक अच्छी तैयारी कर पाएँगे। एक विषय ये भी है जी बहुत सर। सारे बच्चों का कि हमें नोट्स बनाना चाहिए, या जैसे अभी जो नए लोग आ रहे हैं, जी। जो मतलब थोड़ा-सा आराम पसंद लोग हैं, वो सीधे किताबें खोलते हैं और हाइलाइटर मार्कर से खरीद के लाते हैं और किताब की हर एक लाइन को जो है हाइलाइट कर देते हैं। तो इससे इस बात का भ्रम बना रहता है कि हमने किताब भी ख़त्म कर ली है और हमें आता भी कुछ नहीं। तो तो ये जो एक चीज़ शुरू हुई है कि बच्चे, नए बच्चे जो आ रहे हैं खासकर, इवन जो पुराने लोग हैं जो लगातार असफल हो रहे हैं, उनकी असफलता का भी एक बड़ा कारण यही है कि उनके अपने कोई नोट्स नहीं हैं। जी सर। और आप ये मान के चलें कि जब मेंस का 6 पेपर 6 दिन लगातार आप देते हैं, तो हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत विशालकाय सब्जेक्ट है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे पेपर जो है आपको 1 घंटे पहले अगर रिवाइज़ करने हैं तो बिना अपने नोट्स के हो नहीं जी सकता। सर। तो नोट्स को लेकर के भी एक मिथक है ना? बच्चे जो है वो मार्केट में जो नोट्स चल रहे हैं, जो कंटेंट चल रहे हैं, सिर्फ़ जी सर। उसी को बस पढ़ रहे हैं, फ़ोटोकॉपी की शॉप वगैरह पे जो मिल रहा है। इवन वो अपने ऊपर वर्क करने की बजाय वो मार्केट पर वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस पर एक अपनी राय दीजिए। सर मैं मेरा व्यक्तिगत बताना चाहूँगी। मैंने कोर सब्जेक्ट के लिए खुद के नोट्स बनाए थे बुक्स पढ़ के। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, नोट्स बनाए थे और मेरी आदत ये है कि मैं जब तक पूरा रिवीजन नहीं कर लेती हूँ शुरू से अंत तक, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। मैंने जो मेरे कोर सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाए थे, बाकी जो यूनिट थी उनके लिए मैंने मार्केट से कुछ मटेरियल उठाया था। तो मुझे ये तरीका सही लगा सर कि हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इन पे हम ज़्यादा ध्यान दें और जो बाकी यूनिट है, एक्स्ट्रा यूनिट, अगर हम कहीं से उठा लें कोचिंग से या जहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम अच्छा कर पाएँगे सर। क्योंकि अगर हम मेंस में अच्छे नंबर ला लेते हैं, तो हमें इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।
मतलब बेसिक्स अपन तैयार कर लेंगे तो उस जी पे सर। एडवांस लेवल पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जी तो सर। रेडी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा है। इस पर एक अंतिम सवाल मेरा ये है आसिमा कि जी। आप जिस क्षेत्र से आती हैं बघेलखंड के जी। या मध्य प्रदेश के जो और क्षेत्र हैं जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा, निमाड़ है जी। या मालवा जो है, तो अब पेरेंट्स की सोच थोड़ा-सा गर्ल्स को लेकर के इस तरीके से बढ़ रही है कि वो उनको लड़कों की तुलना में लगभग बराबर या कहीं कुछ-कुछ जगहों पर तो हमने हमने जो पहली रैंक का इंटरव्यू किया था वहाँ पे हमने अंकिता के पिताजी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो लड़कों की बजाय लड़कियों को ही पढ़ाना ज़्यादा ठीक लगा। तो ये एक बड़ी अच्छी जी एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है, प्रवृत्ति दिखाई दे रही है समाज में जिसमें पेरेंट्स जो हैं अपनी बच्चियों को लेकर के शिक्षा के जी। प्रति वो ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। जी सर। तो आप भी अपने तरफ से कुछ एनकरेज करिए और ऐसे पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं या जो ऐसी बच्चियां हैं जो कि अभी स्कूल में हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, है ना? और जो उनको ये लगता है कि नहीं शायद परिवार मौका नहीं देगा या उनकी परिस्थितियाँ इस तरीके की नहीं हैं, वो कैसे अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना के रखें? सर हमारे समाज में जागरूकता तो आ रही है बालिका शिक्षा के प्रति, और अभी जो एमपीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं संदेश जाता है समाज में कि लड़कियां अच्छा प्रेजेंट कर इसके रही अलावा हैं। जो हर साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आता है उसमें भी उसमें भी रहती है टॉप सर। पे लड़कियां ही तो रहती हैं। समाज में जागरूकता आ रही है और लड़कियां भी अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं। मुझे लगता है लड़कियों को और मौका मिलना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभी इस इंटरव्यू सेशन से पहले हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर के आसिमा से बात कर रहे थे। जी। मेंस की आंसर राइटिंग पर जो डिटेल डिस्कशन है वो विक्रम सर करेंगे। बस मेरा उनसे एक ये क्वेश्चन था कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमें एक नई बात समझ में आई वहाँ कि आसिमा या आसिमा की तरह जो भी लोग टॉप 10 के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी कॉपियाँ जो हैं अपने ही ग्रुप के किसी व्यक्ति को चेक कराई। आपस में ही जो फ्रेंड सर्कल था उसी में उन्होंने अपनी कॉपियों को असेस कराया कि हमारा कोई एक काबिल दोस्त जो हमारे साथ मेंस दे रहा हो, चाहे वो लड़का है लड़की है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो आप बस ये देखिए कि आपसे अच्छा नॉलेज रखता हो, आपसे अच्छा कंटेंट लिखता हो, जिसकी आंसर राइटिंग आपको प्रभावित करती हो, आप उससे अपनी कॉपी चेक कराएँ, दूसरों की भी चेक करें। इससे आपको एक तुलनात्मक जो आकलन है, अपना खुद का जो स्वमूल्यांकन होगा उसका भी एक मौका मिलेगा और आपको बजाय इसके कि आप किसी जगह पर जा कर के वो भी आप करिए, जो आपको बेहतर लगता हो वो आप करिए अपनी जगह पे, आपके अपने प्लान हो सकते हैं। बट इस विषय पे हमारी एक चर्चा चल रही थी तो मैं चाहता हूँ कि ये बात आप रखें उस पे, जी सर। है ना? प्लीज़। सर 2020 और 21 के लिए मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी भोपाल में ही, लेकिन मैं मेरी कॉपी मेरे दोस्त हैं जो डिप्टी कलेक्टर के पद पे सिलेक्टेड हैं उनसे चेक करवाती थी। तो हाँ हाँ, देखिए उनका ये कहना है आसमा का कि एक्चुअली में अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त है या जो मेंटर है, देखिए मेंटर का मतलब केवल टीचर नहीं होता, मेंटर का मतलब दोस्त भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं। जैसे अर्जुन और उनकी चर्चा हुई थी राजनंदनी की, उन्होंने आपस में एक दूसरे का किया था। फिर हमने आपको एक सेशन जो लिया था रैंक 10 की, जो ज्योति जी हैं और अंकिता रैंक 1, इनने भी आपस में इसी प्रोसीजर को अपनाया था। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसमें एक प्रिकॉशन भी रखना है जी सर। कि मेंटर और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपके पैरेलल आपसे ऊपर के लेवल का हो। ऐसा नहीं कि वो पहली बार आप तैयारी कर रहे हो एक दूसरी कॉपी चेक कर रहे हैं। और वो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे पाए, हाँ। सही सही बातें बता पाए कि आप हाँ। जी सर। मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्टेप अब तभी उठाएं जब आपका जो ग्रुप है ना वो एक अच्छी तैयारी कर चुका हो। जैसे उन लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका, करीब 4-5 साल या 6 साल हो चुका जी था, सर। तो इन्होंने भी पहले कहीं ना कहीं किसी मेंटर को ढूंढा जहाँ से इन्होंने पहले सीखी आंसर राइटिंग, उसके बाद किया है। तो ठीक है, आप ध्यान रखिए कि हम लोग जो सेशन ले रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल फिर आपस में ही पहले साल से ही शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। आप जब उस लेवल पे आएंगे तब आप करिए बिल्कुल। तो उसके लिए भी हम लोग निःशुल्क पेपर जारी करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे। करीब 2 साल से तो हमारा ये मिशन जो चल रहा था, करीब 150 पेपर तो अभी भी पड़े होंगे और अभी आगे भी हमारे जो प्रोग्राम्स आएंगे उसके पेपर्स आपको मिल जाएंगे, प्रिंट आउट लेके कर सकते हो। लेकिन मैंने बोला बार बार, जैसे आसमा के जो फ्रेंड थे जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया, वो खुद एक डीसी के पद पे चयनित थे, डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित थे, तो कहीं ना कहीं उनका मूल्यांकन करने वाला ऐसा बंदा था कि जो मूल्यांकन कर सके कॉपी का, सक्षम है, जो एक सक्षम वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो बस ये तो एक नॉर्मल डिस्कशन था। अब मैं बोलूंगा कि अभी एक जो आंसर राइटिंग का भी एक पैरेलल एक मार्केट बनना शुरू हुआ है, और जिसमें अभी आसमा से भी चर्चा हुई थी कि उन्होंने बहुत फीस उसमें गंवाई और वो ऐसा कोई आउटपुट मिला नहीं। अंत में उनको आउटपुट तब मिला जब उनके फ्रेंड ही उनके कॉपी चेक करने के लिए आए। तो आप इस बाजार बात के खिलाफ कुछ अपना कमेंट दीजिए ताकि नए बच्चे जागरूक हो पाएँ। कि जैसे पिछली बार जो हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसमें यही डिस्कशन हुआ था कि पहले तो आप सब्जेक्ट तैयार करो, पहले तो कोर्स कंप्लीट हो, उसके बाद ना आंसर राइटिंग होती है। अभी तो एक चलन हो गया कि आप
पहले दिन क्लास में बैठे उसी दिन से आंसर राइटिंग, तो क्या इतना जरूरी है कि भाई पहले सब्जेक्ट के पहले ही आंसर राइटिंग शुरू कर दें? आप थोड़ा इसमें अपने विचार दीजिए। सर मुझे लगता है कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद हमें समझना होगा कि हम कहाँ मेंस लिखें और किससे कॉपी चेक कराएं, क्योंकि हम भोपाल में ही देखते हैं कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे हम मेंस तो लिख लेते हैं, कॉपियाँ भी जमा करते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉपियों का मूल्यांकन सही से नहीं होता। कॉपियाँ कोई भी चेक कर रहा है, हमें सही से अपना मूल्यांकन करने में फिर दिक्कत होती है, हम नहीं समझ पाते हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाज़ारवाद से बचना चाहिए और हमें जहाँ सही से कोई बता सके क्या क्या मेंस लिखने में गलतियाँ कर रहे हैं, क्या सुधार करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो सर यही है कि बाज़ारवाद से बचिए और सही जगह पे जाइए, किफ़ायती जो टेस्ट सीरीज़ है उनको जॉइन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने एक मॉडल बनाया था, अभी आसमा जी से डिस्कस हुआ था। जी, देखिए, आपके स्थानीय स्तर पे अगर आपके पास कोई अच्छा मेंटर अवेलेबल है, हम किसी विशेष संस्थान का नाम उसमें मेंशन नहीं करते, जी, बस वो किफ़ायती होना चाहिए। मतलब जैसे अब हम लोग 100 रुपए प्रति पेपर का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, उसमें क्या होता है, कॉपी चेकिंग होती है, डिस्कशन होता है, क्योंकि इतनी मेहनत लगी जाती है, क्योंकि प्रिंट आउट लोगे, फिर एक कॉपी चेकिंग होगी। तो अगर ऐसा कोई आपके पास संस्थान है, तो आप उसमें मत करिए। बाकी हम लोग एक बहुत यूनिक इस बार काम करने जा रहे हैं, जो अभी आसमा जी से डिस्कस हुआ, कि हम चारों महानगर की इस बार मर्ज टेस्ट सीरीज ला रहे हैं मेंस की पहली बार, और उन चारों शहरों की मर्ज रिजल्ट भी लगाने का हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब पहली बार, मतलब सबके नंबर नहीं लगाएंगे, मात्र केवल टॉप 20 या 30, तो उससे नीचे वालों को पता लग पाएगा कि हमारे इनसे कितना ऊपर नीचे हो रहा है। उसके अलावा हमने इसमें एक स्वैपिंग सिस्टम दिया है, जिसको बोले सफलिंग सिस्टम दिया है, कि जैसे भोपाल वाला लड़का 2 टेस्ट चाहे स्वैच्छिक है ये वाला, तो अदर आप उसमें हमारे सेंटर पे करवा सकते हैं। जैसे भोपाल वाला इंदौर करा सकता है, भोपाल वाला ग्वालियर करा सकता है, भोपाल वाला जबलपुर। तो ये जो एक मेथड टूटेगा कि किसी एक विशेष शहर से एक विशेष मेंटर के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं कि रिजल्ट का दायरा हर साल बदल रहा है। जैसे पिछली बार का रिजल्ट देखोगे तो रीवा क्षेत्र से बहुत ज्यादा सिलेक्शन थे, आप जी देखोगे। सर। इस बार भोपाल क्षेत्र से बहुत बड़ा सिलेक्शन है। किसी जमाने में इंदौर से भी एक जमाने में कभी आए होंगे, तभी इतना बड़ा क्राउड वहां की ओर गया। तो कहने का मतलब फ्यूचर में हो सकता है ग्वालियर क्षेत्र से बहुत बड़े रिजल्ट आए, जबलपुर क्षेत्र। तो क्या है कि हर जगह की स्थानीयता की कॉपी चेकिंग की एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के बच्चों में एक थोड़ा अलग विशेषता होती है। तो हो सकता है कि ऐसा फ्यूचर में बने, तो उस चीज को हमने हटाने के लिए हमने मर्ज टेस्ट सीरीज कॉन्सेप्ट कर दिया, कि भाई आप तो चारों महानगर की कॉपी चेकिंग देख लो, फिर आपके ऊपर स्वेच्छा है। ऐसा हमने केवल आपको ऑप्शन बताया है। बाकी हम निःशुल्क पेपर तो दे ही रहे हैं। हमारे टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हैं बीएस एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में, बरसों से देखते आ रहे हैं। वो कोई ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ तो मतलब आप समझ रहे होंगे, जो लोग देख रहे हैं, कि पेपर्स मिल रहे हैं आपको, है ना। तो चलिए, अभी मेरे ख्याल से मेजर टॉपिक पे डिस्कशन हो चुका है। शरद सर ने भी एक जो मेथड थे 3, एक सिटी वाला मेथड था, दूसरा आंसर राइटिंग वाला मेथड था, और तीसरा जो अलग अलग तैयारी होती है कि प्री की अलग करो, मेंस। मेरे ख्याल से मेजर यही वो पॉइंट है जो एक नए स्टूडेंट्स के लिए विष का काम करते हैं। मैं इसको पॉइजन ही बोलूंगा, क्योंकि ये आपकी उम्र और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट तो खा जाते हैं। अगर इसमें आपने गलती कर दी तो मान के चलना बहुत लंबा टाइम जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो एक एक दशक से तैयारी करते। आसमा तो के साथ में ही देख रही होंगी कि मतलब 10 साल 12 साल एक बड़ा आम फिगर है। जबकि रीज़न यही है कि छोटी छोटी जो गलतियां हो रही हैं ना, उस पर आपने, मतलब आपके पास नॉलेज तो बहुत है, बस होता है कि जो 2-4 पॉइंट है ना, इसके चक्कर में आप लगातार पिछड़ते हैं। ठीक है, कुछ भाग्य का भी विषय होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत करो। तो आसमा उन बच्चों के लिए बोले जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सेशन लेने का मतलब ये है कि जो लोग चयनित हो गए हैं अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हो पाया, तो आप ये मानिए कि आप एक योद्धा हैं। समय नहीं आया आपका, तो आएगा समय, आपका भी समय आएगा। और जब आएगा तो कभी आसमा ने भी पुराने एग्जाम से रिजल्ट नहीं आए तो उनने भी वो दौर देखा है, एक डिप्रेशन का दौर जी देखा है। तो आसमा उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज दीजिए जो एक लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चयन नहीं हो पा रहा। ये अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि केवल हमें, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर केवल जिनका सिलेक्शन हो वो दिखाने आपको आ रहे हैं, नहीं। जिनका नहीं हो रहा है, तो अगर आपको लगता है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आ सकते हैं। हम लोग आसमा भी समय दे पाएंगी। मतलब हमारा ये है कि अगर हम आपके किसी काम आ सकें तो आप बिल्कुल इनवाइटेड हो। हमारे हमारे आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम बिल्कुल आपको समय देंगे। तो आसमा, आप उन स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलेंगी, या उनके लिए क्या मैसेज है जो लंबे दौर की तैयारी के बाद सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं? सर जब 2019 में मेरा मेंस नहीं हुआ था और 2020 में मैं प्रोविजनल लिस्ट में आई थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। लेकिन मेरी फैमिली बहुत पॉजिटिव थी और मुझे खुद ये था कि मुझे एमपीपीएससी करना है। तो मैंने अपने आप को फिर से तैयार किया। मैंने अपनी पूरी तैयारी को शुरू से मूल्यांकन किया अपनी तैयारी का कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। जैसे मैंने मेंस राइटिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी। फिर मैंने
जो मेरे दोस्त लोग थे उनसे मैंने कांटेक्ट किया, मैंने उनसे अपने आप का मूल्यांकन करा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मैंने उन्हें कॉपी भेजी, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे पॉइंट सुधार सकते हो। तो सर मुझे लगता है जो हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, जो हमारे सिलेक्शन में बाधा बनती है, हम उन पे काम करें और आगे बढ़ें। और सर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी योद्धा ही हैं। किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का बाद में होगा, तो निश्चित रूप से आगे सिलेक्शन होगा। बस अपनी गलतियों पे काम करें और पॉजिटिव रह के तैयारी को जारी रखें। ये आसमा जी ने एक मैसेज दिया। देखिए, ये ज़िंदगी का एक पड़ाव है। मैंने जी। बोला ना, ये तैयारी जो है ना, ये जीवन नहीं है आपका। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो इसको क्या है, इतना ज़्यादा मत ले लीजिए कि क्या, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा कि बहुत ऐसे कदम उठा ले जाते हैं जो सही नहीं होते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में भी वो दौर आया था कि जब वो सिलेक्शन में नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सुधार किया। सुधार का ही मतलब होता है, मैंने बोला ना, आपको मेंटर वो ढूँढना है, जो सुधार बता सके, है ना? और जिनके पास ऐसी समस्या है, लेकिन हाँ, ऑनलाइन सुधार की आप उम्मीद मत करना कि आप फ़ोन पे फ़ोन करके हमसे बोलोगे कि सर हमें सुधार बता दो, वो संभव नहीं है। आपको प्रैक्टिकली शरद पांडे सर यहाँ रहते हैं, मैं भी समय दे पाता हूँ जिन लोगों को। और अब तो हमारे पास इतने सारे चयनित लोग हैं जो हमारे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, किफ़ायती शिक्षा मिशन। आसमा ने भी बोला कि जी। अगर समय मिलेगा तो पक्का है हम लोग, आप सैटरडे संडे टाइम लीजिए। भुवनेश पूजा भी अभी भोपाल में ही है, अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल समय देंगे। आसमा जी से भी चर्चा हुई है, तो हम लोग एक काम कर लेंगे। लेकिन मैंने वही बोला ना कि ऑनलाइन की मत करिएगा कि आप फ़ोन पे डिस्कशन करो, कि फ़ोन पे आप भी जानते हो, आपने भी ऑफलाइन ही सब कुछ, जी सर। है ना? जी। तो ठीक है। इसके बाद अब जो मेरे ख्याल से सभी पॉइंट हो गए हैं, मेजर पॉइंट, तो अब उनसे मैं जो एक किफ़ायती शिक्षा मिशन का मैं उनसे उनका विचार जानना चाहूँगा। हमारे किफ़ायती शिक्षा मिशन, उनको मैंने बताया, वो देख भी रही हैं बहुत समय से, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल पे हो, चाहे इंटरव्यू लेवल पे हो, और चाहे क्लासेस का भी हमने पिछली बार से ऑनलाइन क्लासेस इसलिए शुरू की थी कि दूरस्थ क्षेत्रों के वो बच्चे जो नहीं आ पाते, अभी आसमा जी को मैं बता रहा था कि हमने ₹2 ₹2.5 घंटे के हिसाब से चलाई। वो करीब 1400-1500 घंटे का सिलेबस था, तो मतलब हिंदी मीडियम करीब 3000 और इंग्लिश मीडियम 4000 रुपये, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का थोड़ा कंटेंट तो वो महंगा पड़ता ही है, टीचर्स भी थोड़ा बाहर से रहते हैं उसमें। तो आसमा जी, हमारे प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है और आप कैसे लाभान्वित रही हैं इनसे? सर आप लोगों का प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि इतनी किफ़ायती शिक्षा वो भी एमपीपीएससी की तैयारी के लिए नहीं उपलब्ध है मार्केट में, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से तैयारी की है और मैंने बहुत सारे संसाधन अपने वेस्ट किए हैं। तो मुझे मैंने तो आपको बोला था कि जी 1.5 सर। लाख में तो हम कम से कम कितने 100 लोगों को आपकी जगह जी करवा सर। देते। तो मैं मॉक इंटरव्यू में जुड़ी थी सर आपसे 2020 में, तब मुझे जानकारी हुई आपके संस्थान के बारे में, मुझे अच्छा लगा और मैंने कंटिन्यू किया इस इंटरव्यू के लिए भी। और सर से मुझे बहुत हेल्प मिली इंटरव्यू के लिए। सर हॉबी के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, तो उसमें मुझे हेल्प मिली। सर ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। मैं यही कहूँगी लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि किफ़ायती शिक्षा की ओर जाएँ। ये नहीं कि आप ज़्यादा चमक-धमक देख के किसी भी संस्थान की ओर आकर्षित हों। आपको जहाँ अच्छी एजुकेशन मिले, किफ़ायती मिले, आप अपने संसाधन को बचाइए और अच्छी तैयारी करिए। तो सर आपका प्रयास बहुत अच्छा है। मैंने अभी देखा आपसे मैंने जानकारी ली, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं भोपाल में हैं, जो यहाँ आ सकते हैं, उन्हें आना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। तो आसमा जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि जी। हमारी जो पूरी टीम इस पे लगी हुई है। कहीं न कहीं क्योंकि इतना कम में पहली बात तो चीज़ें होती नहीं है, इसके लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत जी पड़ती है, सर। और एक बड़ा कदम होता है कि जैसे हम लोगों ने 1500 घंटे का मान लो एक प्रोजेक्ट ले लिया। अब वो 1500 घंटे आप ये मान के चलिए, छोटा टास्क नहीं है। जी सर। मतलब जितनी मेहनत आपको लगेगी, उससे कम से कम 10 गुनी मेहनत हमारी रहती है, क्योंकि कंटेंट को एक कंसाइज़ फॉर्म में लाके फिर उनको रन करना अपने आप में बहुत कॉस्टली है। लेकिन ठीक है, अब चूँकि हम लोगों का था कि किफ़ायती शिक्षा को हमें जी सर। साबित करना है, तो कहीं न कहीं हमने उस चीज़ को किया। तो अब फिर हम लोग एक लास्ट कि अगर फ्यूचर में आप किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहें, तो हमारे इस प्रोग्राम में आप जुड़ेंगे, निश्चित रूप से सर। है ना? जी। तो आसमा जी का ये आप रखिएगा, और बाकी आप लोग हमें बताएँगे। हम उस हिसाब से सैटरडे, संडे जब भी ऐसा कोई स्लॉट रहेगा जहाँ वो अवेलेबल रहेंगे, तो हम पक्के तौर पे जी उन्हें सर। इनवाइट करेंगे। तो आसमा जी, और कोई आपका ऐसा फाइनल, एक हम लोगों के पूरे प्रोग्राम पे फाइनल आपका कोट और स्टूडेंट्स के लिए फाइनल मैसेज, फिर अपने सेशन को एंड करेंगे। सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे मुझे तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और जो स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें भी निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो तैयारी कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप पे भरोसा रखें और एक सही तरीके से तैयारी करें अपनी। वो समझें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, हाँ। क्योंकि मैंने 19 में इस चीज़ को फेस किया है। कहीं न कहीं अपने मन में एक भाव रखें या थोड़ा-सा जगह रखें कि हमारे साथ असफलता भी जुड़ सकती है। लेकिन सुधार की संभावना जी सर। और बेहतर कर पाने की संभावना और भी जी है। सर। हाँ,
तो जी सर, यही मैसेज है मेरा कि कॉन्फिडेंट रहे और अच्छे से तैयारी करें। हाँ, तो चलिए, बाकी तो मेरे ख्याल से सभी पॉइंट डिस्कस हो गए। एक अंतिम मैसेज मैं खुद देना चाहूँगा कि जैसे हर वर्ष की बात है, हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। इस बार ही हमने प्लान किया है, 14 जुलाई को हम लोग लेने जा रहे हैं। भोपाल इंदौर सेंटर पे ऑफलाइन होगा। भोपाल मतलब बाकी जो लोग अदर सिटी के स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन दे पाएंगे। इसमें हम लोग 70% सुपर टोटल निःशुल्क कर रहे हैं। जी सर। तो जो बच्चे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मैसेज ये है ना कि मैंने बोला ना, किफ़ायती सेक्टर चाहे हम लोग दें या कोई दे, आप जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हम लोगों के पास में एक पूरा प्लान तैयार है और एक बहुत व्यवस्थित प्लान तैयार है, तो जो लोग ऐसे हैं कि जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास संसाधन है वो तो कहीं भी जा सकते हैं। आसमा से भी बात हुई है कि संसाधन जिसके पास है वो तो 10 जगह ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जिनके लिए नहीं, क्योंकि वो एक बड़ा वर्ग है और जिसको ज़रूरत है हमारी, तो उसके लिए हम हर वर्ष एक स्कॉलरशिप टेस्ट लाते हैं। तो वो फिर इस बार हम 14 जुलाई को ला रहे हैं और उसमें जो बच्चे चयनित होंगे उनको बहुत न्यूनतम शुल्कों में, मतलब अभी जो हम 3 और 4 बोल रहे हैं, हो सकता है वो 1500 2 में भी आपका हम लोग करवा दें, मतलब बिल्कुल न्यूनतम रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा कि प्रीलिम्स की, आसमान ने तो शायद प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज कितनी 2225 कितने आपके फ्रेंड ने किया है? जी सर, 2200 कुछ। मतलब उन्होंने जो प्रीलिम्स की केवल टेस्ट सीरीज की है वो तो हमारी केवल 220 रुपए में चली। अभी उनसे पता चर्चा हो रही थी, और हम तो पूरा कोर्स ही 2200-2500 में देने वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग विषय है। तो ठीक है, मेरी ख्याल से सभी पॉइंट में डिस्कस हो गए। जिसको डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट छोड़ दीजिए, हमारी टीम उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये वर्ष आपके लिए कुछ एक विशेष लेके आएगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू।